नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची और डरावनी ट्रक ड्राइवरों की आप बीती कहानियां। आज की कहानी है चेन्नई से मणिपुर, ट्रक ड्राइवर की आखिरी यात्रा। एक ऐसी कहानी जहां 3 ट्रक जरूरी सरकारी सामान लेकर चेन्नई से मणिपुर की ओर रवाना होते हैं। रात का अंधेरा, आगे घना जंगल और रास्ता जिसे लोग भूतों वाला हाईवे कहते हैं। साथ में पुलिस की सिक्योरिटी भी है, क्योंकि ये मिशन सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की जंग है। मुख्य ड्राइवर रामनाथ सोच भी नहीं सकता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर साबित होगा, जहां हर मोड़ पर खामोशी के पीछे कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। तो दोस्तों, बैठिए सीट बेल्ट बांधकर, क्योंकि आज की ये कहानी आपको डरा भी देगी और हिला भी देगी, सिर्फ यहीं खौफ की दस्तक पर। मेरा नाम रामनाथ है, पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। 15 साल से यही काम कर रहा हूं, कभी चेन्नई से कोलकाता, कभी दिल्ली, कभी असम तक। स्टीयरिंग, डीजल की महक और लंबी सड़कों का अकेलापन, यही मेरा संसार है। मेरी जिंदगी का हर दिन ट्रक की घरघराहट से शुरू होता है और उसी की थकान में खत्म। लेकिन वो रात जब हम चेन्नई से मणिपुर की ओर निकले, वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात साबित हुई। हम 3 ट्रक थे, पहला मेरा, दूसरा शंभू का और तीसरा इमरान का। तीनों ट्रक एक साथ चलने वाले थे, क्योंकि लोड बहुत जरूरी था। सरकारी राहत का सामान, दवाइयां और कुछ सीक्रेट बॉक्स जो सिर्फ पुलिस वाले जानते थे कि उसमें क्या है। हमारे साथ एक पुलिस सुरक्षा जीप थी, 4 सिपाही और एक अफसर, जो हमें मणिपुर की सीमा तक एस्कॉर्ट करने वाले थे। रात के करीब 9 बजे हम चेन्नई के बाहरी इलाके से निकले। सड़क सुनसान थी, हवा में हल्की ठंडक थी। दूर आसमान में बादल छाए थे, जैसे बरसात का इरादा बना रहे हों। इंजन की घरघराहट और हेडलाइट की रोशनी में हम आगे बढ़ रहे थे। मैं सबसे आगे था, उसके पीछे शंभू और सबसे पीछे इमरान। रेडियो पर कोई पुराना तमिल गाना चल रहा था। मैं हर कुछ मिनट में शीशे में पीछे झांकता, ट्रकों की लाइटें देखता और फिर स्टीयरिंग पर नजर जमा देता। सब ठीक चल रहा था, तब तक जब तक कि जंगल का इलाका शुरू नहीं हुआ। करीब 10:30 बजे पुलिस जीप ने वायरलेस पर बताया, आगे कुप्पम रिजर्व फॉरेस्ट शुरू हो रहा है। सड़क तंग है, पर यही सबसे छोटा रास्ता है। हमने सिर हिलाया और ट्रक धीरे कर दिए। जंगल का नाम सुनते ही मन में हल्की बेचैनी हुई। ड्राइवरों में ऐसी बातें मशहूर थीं कि इस रास्ते पर अजीब अजीब हादसे हुए हैं। किसी का ट्रक बिना वजह बंद हो जाता है, किसी को सड़क पर कोई औरत नजर आती है जो अचानक गायब हो जाती है, और कुछ कहते हैं कि रात में वहां अजीब आवाजें गूंजती हैं। मगर सरकारी काम था, मना नहीं कर सकते थे। हमने हिम्मत जुटाई और ट्रक आगे बढ़ाए। जंगल का रास्ता शुरू होते ही माहौल बदल गया। पेड़ों की शाखाएं सड़कों पर झुकी हुई थीं, जैसे कोई हमें रोकना चाहता हो। अंधेरा इतना गहरा कि हेडलाइट भी कमजोर पड़ रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और वाइपर की चर्र चर्र आवाज हवा में गूंज रही थी। मैंने वायरलेस में कहा, सावधानी से चलना भाइयों, सड़क फिसलन भरी है। पीछे से इमरान बोला, रामनाथ भाई, जंगल अजीब लग रहा है। शंभू ने हंसकर कहा, भूत प्रेत की बातें याद मत दिला रे, वरना मैं अभी ट्रक मोड़ लूंगा। मैं मुस्कुराया, पर अंदर से खुद भी हल्का डर महसूस कर रहा था। करीब आधा घंटा चलने के बाद पुलिस जीप अचानक रुकी। मैंने ट्रक ब्रेक किया। सामने सड़क के बीच कुछ पड़ा था, एक टूटी हुई जीप, उसके दरवाजे खुले और चारों तरफ मिट्टी खून के निशान। पुलिस वाले नीचे उतरे, टॉर्च लेकर जांच करने लगे। मैंने शीशे से झांका। वो जगह सुनसान थी, सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थीं और हवा में किसी जानवर की सी गंध थी। कुछ मिनट बाद एक सिपाही हमारे पास आया, बोला, यहां कोई नहीं है, पर लगता है किसी हादसे में 2 लोग घायल हुए थे। हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। हम फिर चल पड़े, लेकिन अब माहौल और भी भारी लग रहा था। जंगल के बीच से गुजरते हुए ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी और मेरे दिल की धड़कन। मैंने शीशे से बाहर देखा। कभी लगता कोई पेड़ हिल रहा है, कभी लगता कोई परछाई चल रही है,
कभी हवा में किसी औरत के रोने की धीमी आवाज। मैंने खुद को समझाया, रामनाथ, तू बूढ़ा ड्राइवर है, डरने की जरूरत नहीं। पर डर जरूरत नहीं, फितरत है इंसान की। अचानक लगभग आधी रात के करीब मेरे ट्रक की हेडलाइट में कुछ आया। सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा धुंध में ढका हुआ। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक चीखते हुए रुका। दिल जैसे गले तक आ गया। औरत ने सिर ऊपर उठाया, आंखें गहराई में काली, होंठों पर हल्की सी मुस्कान। फिर वो एक झटके में गायब हो गई। पीछे से शंभू और इमरान के ट्रक भी रुक गए। वायरलेस पर शंभू की घबराई आवाज आई, रामनाथ भाई, वो क्या था? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंसान नहीं थी। पुलिस जीप वापस आई। उन्होंने टॉर्च से पूरा इलाका चेक किया, मगर कुछ नहीं मिला, बस गीली सड़क और धुंध। एक सिपाही ने कहा, यहां की बातें पुरानी हैं। लोग कहते हैं कई साल पहले इसी सड़क पर एक औरत और उसका बच्चा ट्रक की चपेट में आ गए थे। तब से रात में वो दिखती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ता अब और डरावना था। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। कभी कभी पीछे से किसी चीज के खटखटाने की आवाज आती, थक थक थक। मैं शीशे में देखता, कुछ नहीं होता। करीब सुबह के 4 बजे हम आखिरकार जंगल से बाहर निकले। सामने एक छोटी सी पुलिस चौकी थी। हमने ट्रक रोके और वहां के गार्ड को कागज दिखाए। वो नींद में था। बोला, आप लोग उस जंगल से होकर आए? अरे साहब, उस रास्ते पर कोई रात में नहीं जाता। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, कई साल पहले वहां एक ट्रक चला था जिसमें ड्राइवर की बीवी और बच्चा मारे गए थे। तब से लोग कहते हैं वो औरत अब भी अपने पति को ढूंढती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। धूप निकल रही थी, पर अंधेरा अब भी अंदर था। हमने चौकी पर चाय पी। शंभू बोला, रामनाथ भाई, मैं रात का वो मंजर कभी नहीं भूल पाऊंगा। इमरान चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में वो सब झलक रहा था, डर, सवाल और बेचैनी। हमने ट्रक फिर से स्टार्ट किए। सड़क अब पहाड़ी थी, पर कम से कम खुली थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, मगर मेरे लिए वो रात खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस औरत की परछाई अब भी मेरे शीशे में दिखती थी। कभी सड़क के किनारे, कभी धुंध में, कभी मेरी आंखों में। और मुझे पता था ये सफर अभी लंबा है और डर अब शुरू हुआ है। सुबह की हल्की धूप आसमान पर थी, लेकिन मेरे मन का अंधेरा अभी भी नहीं गया था। चौकी पर मिली वो बात, उस औरत की आत्मा आज भी सड़क पर भटकती है, मेरे कानों में गूंजती रही। मैं ट्रक की खिड़की पर कुहासा मिटाते हुए सोच रहा था कि आखिर हमने क्या देखा था। अगर वो औरत आत्मा नहीं थी, तो फिर क्या थी? इमरान का ट्रक मेरे आगे था और शंभू पीछे। हम तीनों ने चौकी से निकलते वक्त एक दूसरे की ओर देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब हमें मणिपुर के पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना था। पुलिस की जीप आगे आगे चल रही थी, पर उनके चेहरों पर भी वही बेचैनी थी जो हमारे दिलों में थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद हम एक छोटे से गांव पहुंचे। नाम था लुक्सांग। कुछ कच्चे घर, एक टूटी चाय की दुकान और बीच में खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़। गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था, जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। फिर भी पुलिस अफसर ने इशारा किया कि हम यहां थोड़ी देर रुकें, ताकि ट्रक के इंजन ठंडे हो जाए और हम चाय पी लें। मैंने ट्रक किनारे लगाया और नीचे उतरा। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हवा में थी, लेकिन उस खुशबू में कहीं एक सड़ांध भी थी, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। चाय की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सिर पर गमछा, हाथ में केतली और आंखों में कुछ ऐसा गहरापन जो अजीब था। मैंने उससे कहा, 3 कप चाय देना बाबा। वो चुपचाप खड़ा हुआ, पर बोला कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद 3 मिट्टी के कुल्हड़ हमारे सामने रखे। शंभू ने हंसते हुए कहा, बाबा, डराने वाले किस्से मत सुनाना, रात में बहुत देख लिया। बूढ़ा हमें घूरते हुए बोला, तुम लोग उस जंगल से होकर आए ना? मैंने सिर हिलाया, हां, आना पड़ा, सरकारी डिलीवरी है। उसने कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वहां जो दिखा वो अब सिर्फ जंगल में नहीं है। मेरे हाथ से चाय का कुल्हड़ लगभग छूट गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला,
वो आत्मा उस जंगल से निकल आई है। जो उसे देख लेता है वो अब उसके साथ चलता है, जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। शंभू के चेहरे पर डर साफ था, इमरान बस चुप था। मैंने हंसकर कहा, बाबा, डराने की जरूरत नहीं, हम ड्राइवर हैं, रोज सड़क पर रहते हैं। वो बस मुस्कुराया और धीमे से बोला, ड्राइवर ही तो ज्यादा मरते हैं इस रास्ते पर। इतना कहकर वो दुकान के अंदर चला गया। मेरी रूह कांप गई। हमने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और ट्रक चालू कर दिए। लेकिन जैसे ही मैंने गियर लगाया, मेरी नजर सामने के शीशे पर गई। बरगद के नीचे वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। वो हमें देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने झट से आंखें मल लीं। दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने वायरलेस पर कहा, इमरान, तुमने देखा कुछ? वो बोला, नहीं भाई, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस चलो। हम गांव पार करके पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। रास्ता संकरा था, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पत्थरों का जंगल। ट्रक धीरे धीरे रेंग रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन मन में बेचैनी और गर्मी। हर कुछ मिनट में शीशे में मुझे लगता, कोई पीछे चल रहा है। कभी सड़क के किनारे परछाई, कभी शीशे में कोई हलचल। मैं खुद से कहता, रामनाथ, तू थका हुआ है, बस नींद का असर है। शाम तक हम पहाड़ के बीच पहुंच गए। वहां एक छोटा सा टनल, सुरंग था, जहां से होकर हमें पार करना था। पुलिस अफसर ने कहा, इस टनल में सिग्नल नहीं मिलेगा, लाइन में चलो, कोई न रुके। टनल अंधेरी थी और अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ फुट आगे तक जा रही थी। इंजन की घरघराहट गूंज रही थी, जैसे किसी पहाड़ी गुफा में तूफान चल रहा हो। मैं ध्यान से स्टीयरिंग पकड़े था। तभी ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। गियर सही था, एक्सीलेटर दबा हुआ, लेकिन स्पीड गिरती जा रही थी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। मैंने ब्रेक दबाए और तभी पीछे से जोर की टक्कर की आवाज आई। थक थक। ट्रक हिल गया। मैंने घबराकर शीशे से देखा। पीछे धुंध में कोई परछाई दौड़ रही थी, चार पैर वाली नहीं, इंसान जैसी, पर बहुत तेज। इमरान की आवाज वायरलेस पर गूंजी, भाई, टनल के अंदर कोई है। शंभू चिल्लाया, रामनाथ, ट्रक बढ़ा, जल्दी निकालो यहां से। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। इंजन गरजा, धुआं निकला और ट्रक टनल से बाहर निकल गया। बाहर ठंडी हवा लगी तो जैसे जान में जान आई। पीछे से शंभू और इमरान भी बाहर आए। तीनों ट्रक रुके और सब नीचे उतर गए। इमरान पसीने से भीगा हुआ बोला, रामनाथ भाई, कसम खुदा की, मैंने किसी को भागते देखा था, इंसान नहीं था। शंभू का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बुदबुदाया, वो औरत थी, मैंने देखा, उसके बाल जमीन तक थे। पुलिस अफसर हमारे पास आया, बोला, तुम लोग ट्रक से बाहर मत उतारा करो, रास्ता अब और खतरनाक है। लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था, क्योंकि जीप की बोनट पर अभी भी कीचड़ से बने हाथ के निशान थे, ताजे, गीले, और उंगलियों के बीच से पानी टपक रहा था। हम सब ने एक दूसरे को देखा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस ये साफ था कि जंगल की वो परछाई अब सिर्फ पीछे नहीं रह गई थी, वो हमारे साथ सफर कर रही थी। रात फिर से उतरने लगी थी। मैंने ट्रक का शीशा साफ किया, इंजन स्टार्ट किया और खुद से बोला, रामनाथ, ये सफर अब डर नहीं, किसी सच्चाई की तरफ ले जा रहा है। और ट्रक की घरघराहट के साथ तीनों ट्रक फिर से चल पड़े। उस अंधेरे रास्ते पर, जहां शायद मंजिल नहीं, बस खौफ इंतजार कर रहा था। सुबह के 4 बजे होंगे जब मेरी आंख खुली। ट्रक के बाहर अजीब सी खामोशी थी। बाकी दोनों ट्रक भी वहीं खड़े थे। इमरान का ट्रक मेरे ठीक पीछे और शंभू का थोड़ा दूर। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। आसमान पर बादल ऐसे थे जैसे वो भी थके हुए हों। मैंने बाहर निकलकर देखा, चारों तरफ घना जंगल। रात में जो रास्ता साफ दिख रहा था, अब धुंध में छिप गया था। पुलिस की जीप थोड़ी दूर खड़ी थी, मगर उसमें कोई नहीं था। मैं कुछ कदम चला ही था कि शंभू आवाज लगाता हुआ आया, रामनाथ भाई, जीप वाले कहां गए? मैंने सिर हिलाया, पता नहीं, शायद आगे चेक कर रहे हों। हम दोनों इमरान के पास पहुंचे। उसने ट्रक का बोनट खोला हुआ था। बोला, मेरे ट्रक की वायरिंग में कुछ गड़बड़ है, अचानक रात में बंद हो गया था। मैंने कहा,
पहले चेक कर लो, फिर साथ निकलेंगे। इस जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं। हमने मिलकर ट्रक ठीक किया। करीब आधा घंटा लग गया, लेकिन उस दौरान मुझे बार बार लगा कि कोई हमें देख रहा है, जैसे किसी की नजर हमारे ऊपर है। पेड़ों के बीच से झांकती परछाइयां साफ महसूस हो रही थीं। जब हम आगे बढ़ने लगे तो पुलिस की जीप वहीं मिली, मगर हैरानी की बात यह थी, उसमें कोई नहीं था। दरवाजे खुले थे, लाइट जल रही थी, और सीट पर बस एक ही चीज पड़ी थी, रक्त से सनी वर्दी की टोपी। शंभू ने पीछे हटते हुए कहा, भगवान के लिए, ये क्या हो रहा है रामनाथ भाई? इमरान ने गहरी सांस ली। शायद वो लोग आगे चले गए हों, किसी मुसीबत में फंस गए। मैंने कहा, अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। हमें हर हाल में आगे बढ़ना ही होगा। सामान जरूरी है, याद है ना? हमने पुलिस की जीप को किनारे खींच दिया और अपने अपने ट्रक चालू किए। जंगल का रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा था। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान तक नहीं दिख रहा था। रास्ता गीला, फिसलन भरा, और धुंध में आगे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। करीब आधे घंटे बाद मेरी हेडलाइट में कुछ चमका। सड़क के बीच एक और वाहन पड़ा था, उल्टा हुआ, जैसे किसी ने जोर से धक्का देकर पलट दिया हो। मैं रुका, बाकी दोनों ट्रक भी रुके। हम तीनों नीचे उतरे। पास गए तो देखा, वो आर्मी का ट्रक था, पुराना मॉडल, और उसमें भी कोई नहीं था। बस दरवाजे पर खून के धब्बे और जमीन पर किसी के घसीटने के निशान। शंभू का चेहरा पीला पड़ गया। रामनाथ भाई, मुझे लगता है ये जंगल ठीक नहीं। मैंने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हमें डिलीवरी करनी है। पीछे लौटेंगे तो फंस जाएंगे। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, इतनी तीखी कि हमारी रूह कांप गई। आवाज जंगल के अंदर से आई थी, औरत की थी। इमरान ने तुरंत कहा, कोई मुसीबत में है? मैंने उसे रोका। नहीं इमरान, ये इंसानी आवाज नहीं थी। पर वो मानने को तैयार नहीं था। टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। मैं और शंभू भी उसके पीछे गए। पेड़ों के बीच से जब हम गुजरे तो धुंध और घनी होती चली गई। फिर अचानक सामने सफेद कपड़ों में वही औरत खड़ी थी, वही चेहरा, वही खाली आंखें। इमरान के हाथ से टॉर्च गिर गई। औरत ने सिर उठाया, उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो धीमे धीमे हमारे तरफ बढ़ी। शंभू भागने लगा, चिल्लाते हुए ट्रक की तरफ। मैंने इमरान को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी सम्मोहन में था, वहीं खड़ा रह गया। औरत उसके बिल्कुल पास आई। उसके होंठ हिले, कुछ बोली, मगर आवाज नहीं आई। फिर अचानक इमरान जमीन पर गिर गया, आंखें खुली रह गईं। मैंने चिल्लाकर उसका नाम लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं उसे खींचकर ट्रक तक लाया। उसका शरीर ठंडा था, जैसे बर्फ। शंभू रोने लगा, रामनाथ भाई, अब नहीं रहेगा हमसे ये सफर। मैंने कहा, चुप रहो, उसे ट्रक में रखो और चलो, अभी रुकना मौत है। हम दोनों ने इमरान को पीछे लिटाया और इंजन चालू किया। अब सिर्फ 2 ट्रक बचे थे, और हमारा रास्ता, जो हर किलोमीटर के साथ और भी डरावना होता जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट धुंध को चीरते हुए मुश्किल से 10 कदम तक का रास्ता दिखा रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिल किसी तूफान की तरह धड़क रहा था। पीछे वाले ट्रक में शंभू था, और उसके ट्रक के पीछे इमरान का निर्जीव शरीर पड़ा था, सफेद चादर में लिपटा हुआ। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आसमान गरज रहा था और जंगल के पेड़ जैसे हमारे ऊपर झुकने लगे हों। मैं बार बार शीशे के पीछे देखता, पर कुछ भी साफ नहीं दिखता। अचानक वॉकी टॉकी में खड़खड़ाहट हुई। राम, रामनाथ। मैंने झट से उसे उठाया। शंभू, तू बोल रहा है? लेकिन जवाब में वही आवाज फिर आई, पर इस बार साफ साफ। रामनाथ, मुझे ठंड लग रही है। मैं सुन्न पड़ गया। ये आवाज इमरान की थी, वो जो अब इस दुनिया में नहीं था। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। शंभू ने घबराकर अपने ट्रक से कहा, भाई, मैंने भी सुनी ये आवाज। ये इमरान था ना? मैंने कांपती आवाज में कहा, कुछ मत बोल, चलाते रहो ट्रक। सड़क अब और खतरनाक होती जा रही थी। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ गहरी घाटी। ऊपर से धुंध और बारिश, जैसे मौत ने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो। करीब 20 मिनट बाद सड़क के किनारे एक टूटी हुई मंदिर जैसी जगह दिखी। मैं रुका नहीं, लेकिन शंभू ने अचानक ट्रक रोक दिया।
मैंने वॉकी टॉकी में कहा। क्या हुआ? वो बोला। रामनाथ भाई, वो देखो, इमरान ट्रक के पीछे खड़ा है। मैंने ब्रेक मारी और शीशे से बाहर झांका, और सचमुच ट्रक के पीछे कोई खड़ा था, सिर झुकाए हुए। बारिश की बूंदें उसके सफेद कपड़ों को भिगो रही थीं। मैंने हेडलाइट ऊपर की, चेहरा दिखा। वो इमरान था, पर कैसे? मैंने खुद उसे मरते देखा था, उसे लिटाया था। उसके शरीर से धड़कन तक गायब थी। मैं नीचे उतरने ही वाला था कि शंभू चिल्लाया, नहीं भाई, मत जाओ, वो इंसान नहीं है। तभी इमरान ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से आवाज निकली, तुमने मुझे छोड़ दिया। रामनाथ, मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने बिना सोचे झटके से ट्रक गियर में डाला और एक्सीलेटर दबा दिया। इंजन की गर्जना जंगल की सन्नाटे को तोड़ रही थी। पीछे शीशे में देखा, वो आकृति अब सड़क के बीच खड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर धुंध घूम रही थी, जैसे कोई भंवर हो। हम करीब 10 किलोमीटर आगे बढ़ गए। शंभू का ट्रक पीछे पीछे था, पर उसकी हेडलाइट बार बार टिमटिमा रही थी। फिर अचानक उसके ट्रक की लाइट बुझ गई। मैंने ब्रेक मारी, वॉकी टॉकी उठाई। शंभू, आवाज दे, कहां है तू? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खड़खड़ाहट, और फिर वही ठंडी खौफनाक आवाज, एक एक करके सब यहीं रह जाएंगे रामनाथ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ट्रक से उतरा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मैं चिल्लाया, शंभू, जवाब दे। पर सड़क खाली थी। उसका ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन बंद, दरवाजा खुला, लेकिन ड्राइवर सीट खाली। बस एक चीज थी जो ट्रक के बोनट पर रखी थी, एक टूटी हुई रुद्राक्ष की माला। वो माला शंभू हमेशा गले में पहनता था। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, भीगा हुआ, कांपता हुआ। अब मैं अकेला था। तीनों ट्रक में से सिर्फ मेरा ट्रक चल रहा था। सामान अब भी पीछे था, लेकिन ये डिलीवरी अब मेरे लिए कोई सरकारी काम नहीं रही। अब ये एक जंग थी, मौत और जिंदा रहने की। मैं ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और बुदबुदाया, हे भगवान, अगर जिंदा निकला तो कसम है, इस रास्ते पर कभी नहीं लौटूंगा। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से वही आवाज आई, रामनाथ, हम अब भी साथ हैं। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे को जैसे धक्का दे रही थीं, मगर धुंध हर चीज को निगल लेती थी। रास्ता अब चढ़ाई पर जा रहा था, कहीं गड्ढे, कहीं फिसलन, और हर मोड़ के पीछे मौत की गंध। मैंने पीछे शीशे में देखा। शंभू का ट्रक अब भी वहीं अंधेरे में खो गया था। न आवाज, न कोई हरकत। वो भी चला गया। दिल के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। अब मैं अकेला था। तीनों ट्रक का जिम्मा, इमरान और शंभू की यादें, और वो सामान जो किसी सरकारी काम के लिए था, सब मेरे सिर पर था। वॉकी टॉकी अब भी ऑन थी, लेकिन उसमें से बस हवा की सिसकी जैसी आवाजें आ रही थीं। रेडियो कभी कभी अपने आप चालू हो जाता था और बीच बीच में किसी के बोलने जैसी धुंधली ध्वनि सुनाई देती, रामनाथ, आगे मत बढ़ो। पर अब लौटने का सवाल ही नहीं था। मुझे किसी भी हाल में वो सामान मणिपुर बेस तक पहुंचाना था। करीब आधे घंटे बाद जंगल का रास्ता थोड़ा खुला और मैं एक पुराने, छोड़े हुए गांव में पहुंच गया। साइन बोर्ड टूटा हुआ था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन आधा मिट चुका था। बस इतना समझ आया, लौखाम, सावधान रहें। गांव में सन्नाटा था। हर घर टूटा फूटा, दरवाजे खुले, छतें आधी गिर चुकीं। मैंने ट्रक सड़क के किनारे रोका और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। पैर रखते ही मिट्टी में कुछ अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और राख की मिलीजुली बू। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, माहौल और भारी होता गया। एक टूटी हुई कुएं के पास मुझे कोई पुराना मंदिर दिखा। दीवारों पर काले निशान थे और दरवाजे के पास किसी ने लाल रंग से लिखा था, जो यहां रुका वो कभी आगे नहीं बढ़ा। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने टॉर्च का फोकस घुमाया तो देखा, जमीन पर पुराने जले हुए लकड़ी के टुकड़े और राख बिखरी थी, और राख में से कुछ धातु जैसी चीज चमक रही थी। मैं झुककर देखने लगा। वो पुलिस की बिल्ला थी, शायद उसी जीप के किसी सिपाही की। तभी मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट आई, धीमी मगर साफ। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। फिर दूसरी दिशा से वही आवाज आई, और अचानक
किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, यहां से भाग जा, रामनाथ। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था। बस हवा घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे चारों तरफ घूम रही हो। मैं दौड़ता हुआ ट्रक की तरफ भागा, इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, हेडलाइट की रोशनी में कई परछाइयां उभर आईं। सफेद कपड़ों में, बिना चेहरों के, खड़े हुए। कुछ के हाथों में लाठियां, कुछ के हाथों में मशालें। वो सब सड़क के बीचों बीच खड़े थे, जैसे रास्ता रोक लिया हो। मैंने हॉर्न बजाया, कोई नहीं हिला। फिर अचानक वो सब एक साथ ट्रक की तरफ दौड़ पड़े। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। इंजन गरजा और ट्रक उनके बीच से निकल गया। पीछे शीशे में देखा, सब गायब, बस धुंध और हवा में राख की बू। कुछ दूर जाकर मैंने ट्रक रोका। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि सीने में दर्द होने लगा। मैंने पानी की बोतल उठाई, मगर जैसे ही पीने लगा, पीछे से किसी ने ट्रक की खिड़की पर थपकी मारी। थक, थक, थक। मैं जम गया। धीरे से शीशे में देखा। वो इमरान था, भिगा हुआ, ठंडा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उसने होंठ हिलाए और मुझे साफ सुनाई दिया, तू भी यहीं रुक जा। भाई, मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक का गियर डाला और पूरी स्पीड से निकल पड़ा। सड़क अब नीचे की ओर थी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी। ट्रक हिलता डुलता, फिसलता जा रहा था और मैं बस एक ही बात मन में दोहरा रहा था, हे भगवान, बस मणिपुर पहुंचा दे। पर जैसे जैसे आगे बढ़ा, रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार उसमें से कई आवाजें एक साथ आ रही थीं। इमरान, शंभू और कुछ अनजान लोग, सब एक ही बात कह रहे थे, अब तू हमारे बीच है, रामनाथ। रात की हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि सर्द और भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ जहरीला घुला हो। मैं कई घंटे से ट्रक चला रहा था, आंखें लाल हो चुकी थीं, मगर मणिपुर अभी बहुत दूर था। पहाड़ों का इलाका खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बारिश अब रुक चुकी थी, मगर धुंध अभी भी हर तरफ थी। रास्ता ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे किसी और दुनिया से जोड़ रखा हो। जंगल पीछे छूट चुका था, अब ऊंचाई बढ़ रही थी। बीच बीच में टूटे हुए बोर्ड दिखते थे, आर्मी बेस आगे 5 किलोमीटर। मैंने राहत की सांस ली, शायद अब किसी इंसानी जगह पहुंच जाऊंगा। करीब आधे घंटे बाद सामने लोहे का एक बड़ा गेट दिखा। उस पर लिखा था, इंडियन आर्मी पोस्ट, लॉकहाम फॉरवर्ड बेस। मैंने ट्रक धीमा किया। गेट के पास दो सैनिक बंदूक लिए खड़े थे। मैंने नीचे उतरकर कहा, सर, मैं चेन्नई से सरकारी सामान लेकर जा रहा हूं, मणिपुर बेस के लिए। उनमें से एक ने कहा, पहचान पत्र दिखाओ। मैंने ट्रक से फाइल निकाल कर दी। वो कुछ देर कागज घूरता रहा, फिर बोला, यहां कोई बेस नहीं है, ये पोस्ट तो 20 साल पहले बंद हो चुकी है। मेरे हाथ से फाइल गिर गई। क्या? लेकिन अभी बोर्ड पर लिखा है कि ये बेस है। सिपाही ने ठंडी आवाज में कहा, वो बोर्ड हमने नहीं लगाया। जो कुछ भी तुमने देखा है वो असली नहीं है। यह इलाका लॉकहाम घाटी कहलाता है। यहां 2005 में एक बड़ा युद्ध हुआ था और कोई जिंदा नहीं बचा था। मैंने हकलाते हुए कहा, मगर मैं तो रास्ते भर पुलिस की जीप, चेकपोस्ट और गांव देख चुका हूं। सब लोग। वो सिपाही बीच में बोला, जो देखा वो सब आत्माएं हैं। यहां जो मरे वो अपने काम अधूरे छोड़ गए थे। कोई मिशन अधूरा, कोई सफर अधूरा। अब वो सभी इस रास्ते पर भटकते हैं, हर उस इंसान को बुलाते हैं जो जिंदा होकर यहां से गुजरता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या इमरान और शंभू भी? मैंने घबराकर पूछा, क्या इस घाटी में पहले भी ट्रक ड्राइवर फंसे हैं? वो बोला, कई। कुछ के ट्रक मिले, कुछ के निशान तक नहीं। वो जो जंगल तुमने पार किया, वो उनका इलाका है, और जो अब घाटी में आते हैं वो भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। इतना सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, मुझे बस मणिपुर पहुंचना है, ये सामान बहुत जरूरी है। वो सिपाही धीरे से मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें खाली थीं। हर कोई यही कहता है, फिर कभी मणिपुर नहीं पहुंचता। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे ट्रक की खिड़की पर थक, थक, थक की वही आवाज आई। मैं पलटा। ट्रक के शीशे पर शंभू का चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। उसने होंठ हिलाए, सामान वहीं छोड़ दो भाई,
मैं पीछे हट गया। जब फिर से सिपाहियों की तरफ देखा तो वो दोनों भी वहां नहीं थे। सिर्फ खाली गेट, हवा में झूलती लोहे की जंजीरें और टूटा हुआ बोर्ड जिस पर अब लिखा था एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, हॉन्टेड जोन। मैं चिल्लाया, कोई है यहां? कोई जिंदा? पर जवाब में सिर्फ गूंजती हवा और दूर से आती ढोल जैसी धड़कनों की आवाज। मैं डर के मारे ट्रक में कूदा और पूरी रफ्तार से आगे निकल पड़ा। अब सड़क पूरी तरह वीरान थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक में कुछ परछाइयां दिखतीं, जैसे सैकड़ों लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हों। रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार एक बूढ़ी आवाज आई जो बोली, तू आखिरी ट्रक वाला है रामनाथ, सामान छोड़ दे वरना तू भी यहीं रह जाएगा। मैंने रेडियो फेंक दिया और चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं पहुंचूंगा। ट्रक की स्पीड अब पागलों जैसी थी। आगे दूर एक पुल दिख रहा था, शायद वो घाटी का आखिरी किनारा था। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, मगर तभी इंजन झटके खाने लगा। ट्रक धीरे धीरे रुक गया, ठीक पुल के बीचों बीच। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। और फिर मेरे आसपास हवा बदलने लगी। ट्रक के शीशों पर धुंध जमी और उस पर किसी ने अपनी उंगली से लिखा, अब तू भी हमारे साथ है। पुल पर खड़ा मेरा ट्रक हिल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि लगता था पूरा पुल ही गिर जाएगा। इंजन बंद था, पर मीटर की सुई खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे किसी ने अंदर से छेड़ा हो। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांका। नीचे घाटी इतनी गहरी थी कि अंधेरा भी उसमें गुम हो गया था, मगर अंधेरे में कुछ हिलता दिख रहा था, जैसे बहुत सारे साए जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हों। उनके साथ ही नीचे से आवाजें आ रही थीं, धीमी मगर साफ। रामनाथ, सामान छोड़ दे, अब लौटना नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं ट्रक का गियर डालने की कोशिश कर रहा था, मगर इंजन जैसे जाम हो गया था। तभी पीछे की तरफ कोई हल्की आहट हुई, जैसे कोई ट्रक के कंटेनर में चला गया हो। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। बारिश अब दोबारा शुरू हो गई थी। हवा में कीचड़ और लोहे की गंध थी। मैं ट्रक के पीछे गया, धीरे से लॉक खोला। अंदर वही सरकारी सामान के बॉक्स रखे थे, बड़े बड़े लोहे के कंटेनर। मगर अब उनमें से एक बॉक्स खुला हुआ था। मेरे कदम रुक गए। अंदर देखा, वहां कोई मशीन नहीं थी, कोई वायर नहीं, बल्कि मानव खोपड़ियां थीं। एक, दो नहीं, दर्जनों। मैं पीछे हट गया, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झटके से पलटा। वहां इमरान खड़ा था। वो वैसा नहीं था जैसा मरते वक्त था। उसका चेहरा फूला हुआ, आंखें काली और होंठ नीले। उसने ठंडी आवाज में कहा, हम यही ले जा रहे थे रामनाथ, ये इंसानों का नहीं, आत्माओं का सामान है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तू मर चुका है इमरान। वो मुस्कुराया, यहां कोई मरता नहीं, बस शामिल हो जाता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुल के उस पार भी कई परछाइयां दिख रही थीं। शंभू भी उनमें था। वो हाथ हिला रहा था, जैसे बुला रहा हो, आजा भाई, अब लौटने का कोई फायदा नहीं। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। मैंने गियर फिर से घुमाया, एक्सीलेटर दबाया। इंजन ने एक झटका लिया और ट्रक अचानक स्टार्ट हो गया। मैंने पूरे जोर से गाड़ी चलाई। पुल के पार निकलने के लिए पीछे से आवाजें आने लगीं, सैकड़ों आत्माओं की चीखें, जैसे कोई तूफान पीछे से भाग रहा हो। पुल कांपने लगा, लकड़ी के तख्ते टूटने लगे। पर मैं रुका नहीं। पूरा ट्रक कांप रहा था, लेकिन मैं बस एक ही चीज देख पा रहा था। सामने की सड़क जैसे ही मैं पुल पार करने वाला था, एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे देखा, पूरा पुल गिर चुका था और साथ ही सैकड़ों परछाइयां नीचे अंधेरे में समा गईं। मैंने ट्रक रोक दिया। कुछ देर बस वहीं बैठा रहा, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए। आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैं ट्रक से उतरा और जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार रो पड़ा, जैसे किसी ने भीतर से सब तोड़ दिया हो। क्यों भेजा मुझे इस रास्ते पे अल्लाह? मैं कोई हीरो नहीं, बस एक ड्राइवर हूं। उसी वक्त हवा में कोई हल्की सी रोशनी दिखी। एक परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आई, वही बूढ़ा छाए वाला जो हमें लुक्संग गांव में मिला था।
वो शांत स्वर में बोला, बेटा, जो तू ले जा रहा है वो श्रापित है। इन बॉक्सों में उन सैनिकों की हड्डियां हैं जो इस घाटी में मरे। हर साल कोई न कोई ट्रक आता है जो इन्हें मणिपुर ले जाने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं पहुंच पाता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो मैं क्या करूं? वो बोला, इन्हें घाटी में लौटा दे, वरना तू भी इसी श्राप में शामिल हो जाएगा। इतना कहकर वो रोशनी गायब हो गई। बस मेरे पास हवा का झोंका रह गया। मैं ट्रक की तरफ लौटा। पीछे वही बॉक्स अब हिलने लगे थे। उनसे आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। मेरे पास अब दो रास्ते थे, या तो इन बॉक्सों को घाटी में फेंक दूं, या जैसे आदेश था इन्हें मणिपुर तक पहुंचाऊं। लेकिन एक बात साफ थी, अब यह सामान सिर्फ सरकारी नहीं था, ये आत्माओं का कर्ज था। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश अब रुक गई थी, पर आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई बवंडर ऊपर से देख रहा हो। मैं ट्रक के पास खड़ा था, उस बड़े कंटेनर की तरफ देखता हुआ जिसमें वो श्रापित बॉक्स रखे थे। दिल के अंदर डर तो था, पर उससे ज्यादा गुस्सा भी था उस सिस्टम पर जिसने हमें बिना बताए इतना खतरनाक काम सौंप दिया। सरकार ने कहा था जरूरी सामान है, और हम बेवकूफों की तरह इसे लेकर निकल पड़े। अब जब मुझे पता चला कि ये इंसानी हड्डियां हैं, वो भी उन सैनिकों की जो इस जंगल में मरे, तो सब कुछ उल्टा लगने लगा। चाय वाले की बातें अब भी दिमाग में घूम रही थीं। इन्हें घाटी में लौटा दे, वरना तू भी इसी श्राप में शामिल हो जाएगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, टॉर्च उठाई और पीछे गया। कंटेनर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर के सारे बॉक्स हिल रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से खटखटाना शुरू कर दिया हो। जो भी है, अब खत्म करते हैं, मैंने खुद से कहा। मैंने सबसे आगे वाला बॉक्स उठाया। बहुत भारी था। दोनों हाथों से खींचकर जमीन पर गिराया, फिर उसकी कुंडी खोली। जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी फ्रीजर का दरवाजा खुल गया हो। मैंने टॉर्च अंदर डाली। वो खोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक पूरा चेहरा था, इंसान का, पर वो जिंदा था। उसकी आंखें अचानक खुलीं, बिल्कुल सफेद, और एक अजीब आवाज निकली, जैसे कोई अंदर से फटी हुई सांस छोड़ रहा हो। मैं पीछे हट गया, पर बॉक्स के अंदर का आदमी उठने लगा। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था, मगर कपड़े सैनिकों जैसे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तू क्यों खोल रहा है हमें? हमने तो बस घर वापस जाना था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी बाकी बॉक्स भी एक एक करके खुलने लगे। सब में से सैनिकों के शरीर निकलने लगे, आधे मिट्टी में सने हुए, आधे हड्डियों में बदले हुए। उनकी आंखें चमक रही थीं और सब एक साथ बोलने लगे, हमें हमारे घर ले चल, हमें मणिपुर पहुंचा दे। मैं गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, मैं पहुंचाऊंगा, पर मुझे माफ कर दो। तभी वो सारे सैनिक मेरे आसपास आ गए। उनकी हथेलियां मेरे सिर पर रखीं, इतनी ठंडी कि जैसे बर्फ अंदर तक घुस गई हो। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, बारिश थम गई। मैंने आंखें खोलीं। सब बॉक्स फिर से बंद थे और मैं अकेला था। बस एक चीज बदली थी। हर बॉक्स पर अब लाल रंग से एक निशान बना था, होम। मैंने कुछ देर सोचा, फिर ट्रक का इंजन चालू किया। अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। मुझे उन आत्माओं को उनका घर पहुंचाना था, मणिपुर। रास्ता सुनसान था। जंगल अब मेरे लिए उतना डरावना नहीं लग रहा था, पर बीच बीच में अजीब चीजें होने लगीं। मीटर अपने आप बढ़ जाता, ट्रक का हॉर्न बजता बिना दबाए, और कभी कभी शीशे में मुझे अपने पीछे कई साए चलते दिखते, जैसे कोई कारवां मेरे साथ चल रहा हो। कभी कभी पीछे से कोई आवाज आती, धीरे चला भाई, हमारा रास्ता अभी बाकी है। मैं बोलता, हां, पहुंचाऊंगा तुम्हें सबको। सुबह का उजाला फूटने लगा। सड़क पर धुंध छाई थी और सामने एक बोर्ड दिखाई दिया, मणिपुर 120 किलोमीटर। मेरे होंठों पर एक मुस्कान आई। शायद अब सब खत्म होने वाला था। लेकिन तभी ट्रक के सामने अचानक एक पुलिस नाका आ गया। 5-6 जवान बंदूकें लिए खड़े थे। एक ने हाथ दिखाकर रोका। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुक गया। एक अफसर मेरे पास आया। कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, चेन्नई से सरकारी सामान लेकर जा रहा हूं, मणिपुर।
वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी। उसने धीरे से कहा, हर साल कोई न कोई इसी बहाने आता है, पर कभी मणिपुर नहीं पहुंचता। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके पीछे खड़े सारे पुलिस वाले भी धीरे धीरे धुंध में घुलने लगे और सिर्फ उनकी बंदूकें जमीन पर रह गईं। मैंने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और भाग निकला। पीछे से एक भयानक चिल्लाहट आई, अब तेरा घर भी वही है, रामनाथ, जहां हमारा सूरज की हल्की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। पर मुझे लग रहा था जैसे पूरा आसमान राख से भरा हुआ हो। ट्रक लगातार चल रहा था, इंजन गर्म हो चुका था और सड़क पर बस मैं ही अकेला था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। हर मोड़ पर कोई न कोई मेरे साथ था। कभी शीशे में सैनिकों की झलक दिखती, कभी ट्रक के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती। पर मैं अब डर नहीं रहा था। मुझे बस एक ही ख्याल था, किसी तरह ये बॉक्स घर पहुंचा दूं। धीरे धीरे जंगल खत्म हुआ और सामने ऊंचे पहाड़ दिखने लगे। सड़क अब उबड़ खाबड़ थी और ऊपर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, मणिपुर बेस कैंप, 5 किलोमीटर। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। हर मोड़ पर हवा और ठंडी हो रही थी। जब मैं ऊपर पहुंचा तो एक खुला मैदान दिखा। चारों तरफ जली हुई टीन की झोपड़ियां, टूटे हुए तंबू और जंग लगी वायरें। मगर सबसे अजीब बात, वहां सब कुछ सालों पुराना लग रहा था, जैसे यहां कोई बहुत पहले रह चुका हो। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा। हवा में मिट्टी और बारूद की गंध थी। चारों तरफ बिखरी गोलियां, हेलमेट और कुछ जले हुए जूते पड़े थे। मैंने आवाज लगाई, कोई है यहां? पर जवाब में बस हवा की सीटी सुनाई दी। मैं कंटेनर की तरफ गया और बॉक्सों को देखने लगा। हर बॉक्स अब अपने आप हिलने लगा था, जैसे अंदर कुछ बेचैन हो रहा हो। एक पल के लिए लगा कि वो सारे बॉक्स खुद खुल जाएंगे। मैं डर गया, लेकिन फिर वही पुरानी आवाज आई, घर आ गए हम। सारे बॉक्स एक साथ खुल गए। उनमें से सफेद रोशनी निकली और धुएं के बीच कई साए खड़े हो गए। वही सैनिक जिनकी आत्माएं उस रात मेरे ट्रक में थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, उस जले हुए कैंप की तरफ। उनमें से एक मेरे पास आया। उसकी आंखों में अब शांति थी। उसने कहा, धन्यवाद, तूने हमारा अधूरा काम पूरा किया। अब हम घर जा रहे हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस देखता रह गया। धीरे धीरे वो सारे साए उस मैदान में घुलने लगे। उनकी जगह अब सिर्फ राख और ठंडी हवा बची थी। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। पर तभी जमीन हिली। पूरा कैंप हिलने लगा, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। मैं भागा ट्रक की तरफ। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। पीछे से किसी ने दरवाजा ठोका, ठक ठक ठक। मैंने शीशे में देखा, कोई नहीं था, पर ट्रक के पीछे खुद ब खुद दरवाजा खुला और वो सारे बॉक्स फिर से अंदर खिंच गए। मैं चिल्लाया, अब और नहीं, तुम तो चले गए थे। पर एक गहरी आवाज आई, हमारा घर तो तू ही है, रामनाथ। ट्रक के अंदर अब धुंध भरने लगी। मीटर घूमने लगा और इंजन बिना गैस दिए तेज हुआ। मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जैसे किसी और के हाथ में था। ट्रक खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा, सीधे उसी जले हुए बेस कैंप के बीचों बीच। जैसे ही ट्रक अंदर गया, जमीन फट गई। आसमान काला हो गया और एक पल में सब अंधेरा। जब मैंने होश संभाला, मैं ट्रक के अंदर नहीं था। मैं किसी मैदान में खड़ा था। चारों तरफ वही सैनिक खड़े थे, पर अब उनके चेहरे साफ थे, बिना घावों के। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, अब तू हमारा साथी है, रामनाथ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा ट्रक वहीं खड़ा था, पर खाली। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे मेरा शरीर हल्का होने लगा, जैसे मैं भी धुएं में बदल रहा हूं। और आखिरी बार जब मैंने आसमान देखा, तो सूरज की जगह वहां एक लाल धब्बा था और वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। रात का समय था। मैं, हरीश यादव, चेन्नई से मणिपुर की तरफ जा रहा था। सरकार का ऑर्डर था, जरूरी सामान की डिलीवरी करनी है। वही पुराना रूट, वही जंगल, वही रास्ता जहां कई ट्रक ड्राइवरों के लापता होने की खबरें थीं।
सुन रखा था उस हाईवे के बारे में। चेन्नई से मणिपुर जाने वाला रास्ता मौत की सड़क कहलाता है। पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बीमार मां का इलाज चल रहा था और इस ट्रिप से मिलने वाला पैसा ही आखिरी उम्मीद थी। मेरे साथ इस बार दो और ड्राइवर थे, राकेश और बलविंदर। हम तीनों अलग अलग ट्रक में थे, पर रेडियो से संपर्क बना हुआ था। रात के 1 बजे थे। हम त्रिपुरा बॉर्डर पार कर चुके थे। हवा में एक अजीब सी नमी थी और आसमान में कोई तारा नहीं। अचानक रेडियो में आवाज आई, हरीश, जरा धीरे चला, आगे कोई ट्रक खड़ा है। मैंने ब्रेक लगाया और हेडलाइट तेज की। सामने सड़क के बीचों बीच एक पुराना ट्रक खड़ा था। जंग लगा, टायर फटे हुए, पर नंबर प्लेट साफ थी। TN42R786। एक कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैंने धीरे धीरे ट्रक के पास जाकर देखा। दरवाजे पर लिखा था, रामनाथ। मेरी सांसें रुक गईं। ये वही नाम था जिसके बारे में मैंने सुना था। वो ड्राइवर जो 3 महीने पहले इसी रास्ते पर गायब हो गया था। मैंने रेडियो में कहा, राकेश, बलविंदर, जल्दी आओ यहां, एक ट्रक मिला है। थोड़ी देर में दोनों पहुंच गए। हम तीनों ने टॉर्च लेकर ट्रक के अंदर झांका। सीट पर धूल जमी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहां बैठा हो। स्टीयरिंग पर हाथ के निशान थे, ताजा। बलविंदर बोला, कौन छोड़ेगा ट्रक ऐसे बीच सड़क पर? ये तो चलता फिरता लग रहा है। मैंने हंसने की कोशिश की। शायद कोई ब्रेकडाउन हुआ होगा, पर तभी इंजन अपने आप चालू हो गया, बिना किसी चाबी के। साइलेंसर से काला धुआं निकला और ट्रक के अंदर से सीटी जैसी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राकेश पीछे हट गया। हरीश, तूने चालू किया क्या? मैंने कांपते हुए कहा। नहीं। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी और उसके शीशे में किसी का चेहरा दिखा। एक आदमी जिसने ड्राइवर कैप पहन रखी थी। वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। मैंने टॉर्च उस पर डाली। चेहरा वही था, रामनाथ। मैंने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहां से। पर बलविंदर आगे बढ़ गया, दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खुला और अंदर से भयंकर ठंडी हवा का झोंका निकला। बलविंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं, शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। राकेश और मैं पीछे भागे, पर तभी ट्रक का हॉर्न बजा, इतना जोर से कि पूरा जंगल गूंज उठा। ट्रक खुद चलने लगा, धीरे धीरे हमारे चारों ओर घूमने लगा। हेडलाइट्स अब लाल हो गई थीं और हर बार जब वो रोशनी मेरे ऊपर पड़ती, मुझे दिखता कि ट्रक के अंदर कई चेहरे बैठे थे, सैनिकों जैसे, और बीच में रामनाथ। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। वो बोला, तू भी चल हरीश, रास्ता वही है, सफर अधूरा है। मैं भागा, पूरे जोर से जंगल की तरफ। पीछे से इंजन की आवाज तेज होती गई। सड़क कांप रही थी और ट्रक की हेडलाइट मेरे पीछे पीछे चल रही थी, जैसे कोई दरिंदा मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने किसी तरह पास की पहाड़ी पर चढ़ाई की और एक पेड़ के पीछे छिप गया। नीचे देखा, वो ट्रक सड़क पर रुक गया। फिर उसके चारों दरवाजे अपने आप बंद हुए। इंजन बंद हो गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, पुलिस वहां पहुंची। मैंने सब कुछ बताया। वो बोले, हर महीने कोई ना कोई ये कहानी लेकर आता है। और उस ट्रक को उन्होंने फिर से सड़क किनारे खड़ा कर दिया, क्योंकि उसे हिलाने की कोशिश में हर मशीन बंद हो जाती थी। उन्होंने कहा, वो ट्रक अब सरकार की नहीं, आत्माओं की मिल्कियत है। सुबह का सूरज निकल आया था, लेकिन उस जगह पर धूप का असर जैसे खत्म हो चुका था। जहां वो पुराना ट्रक खड़ा था, TN42R7861, वहां हवा तक ठंडी थी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा था। सारे अफसर उस ट्रक को देख रहे थे, पर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था, अब भी पिछले रात के हादसे से कांप रहा था। बलविंदर की लाश मेरे सामने थी, सफेद, ठंडी, और उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे कुछ कहनी हो। राकेश गायब था, कोई निशान नहीं, बस उसके बूट सड़क के बीच पड़े थे। इंस्पेक्टर बोला, हरीश, तूने कहा ट्रक अपने आप चला था? मैंने सिर हिलाया। जी साहब, इंजन खुद चालू हो गया था। अंदर किसी की परछाई थी। वो हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे भाई, ये सब तेरा वहम है, मशीन खराब होगी। उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया, जा, दरवाजा खोल। सिपाही आगे बढ़ा।
जैसे ही उसने ट्रक का हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। एक पल में अंदर से धुएं का बड़ा गुबार निकला। सिपाही की आंखें बंद हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सब डर कर पीछे हट गए। ट्रक फिर से अपने आप चालू हो गया। इंजन गरजा, हॉर्न बजा और उसके पीछे से निकलने वाला धुआं जैसे इंसानी चेहरों में बदल गया। पुलिस वाले भागने लगे। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने पैरों को जकड़ लिया हो। तभी एक आवाज आई, हरीश। मैंने ट्रक की ओर देखा। ड्राइवर सीट पर रामनाथ बैठा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने रात में देखा था। वो धीरे से बोला, चलो, रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर तभी ट्रक के दरवाजे अपने आप खुले और एक भयंकर हवा का झोंका मुझे अंदर खींच ले गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ा, पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। एक झटका लगा और मैं अंदर गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से पुलिस की चिल्लाहट सुनाई दी, दरवाजा खोलो। पर अंदर अब कोई दुनिया नहीं थी। अंदर का माहौल अजीब था, जैसे मैं किसी पुराने ट्रक में नहीं, बल्कि किसी अंधेरे सुरंग में बैठा हूं। चारों तरफ धुंध और सामने सिर्फ स्टीयरिंग व्हील चमक रहा था। रामनाथ साइड सीट पर बैठा था। उसकी आवाज में अब डर नहीं था। तू भी वही रास्ता तय करेगा जो मैंने किया था। अब यह ट्रक तेरा घर है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। गियर अपने आप मूव हुआ। ट्रक चल पड़ा। बाहर की सड़क दिख रही थी, पर जैसे पुरानी यादें उसमें घुली हों। शीशे में मैंने देखा, मेरे पीछे दर्जनों परछाइयां बैठी थीं। वही सैनिक, वही चेहरे जो मैंने पिछली रात देखे थे। एक ने कहा, हम घर नहीं पहुंचे। हरीश, तू पहुंचा देगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ ड्राइवर हूं। रामनाथ ने कहा, हम सब भी थे, अब बस रास्ते के साथी हैं। ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी। मीटर की सुई 80, 100, 120 तक पहुंची। हवा चीखने लगी। मैंने बाहर झांका। सड़क कहीं नहीं जा रही थी, बस धुंध में गायब हो रही थी। आसमान में लाल बादल घूम रहे थे और दूर पहाड़ों में कोई पुराना बेस कैंप दिख रहा था, वही जो जला हुआ था। ट्रक उस तरफ बढ़ रहा था। मैंने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, पर अब वो मेरे हाथ में नहीं था। हर बार जब मैं स्टीयरिंग घुमाता, तो किसी और का हाथ ऊपर से आकर उसे वापस सीधा कर देता। ठंडी, बर्फ जैसी उंगलियां, जो इंसानी नहीं थीं। ट्रक धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहा था जहां 3 महीने पहले रामनाथ गया था, पर इस बार उसके साथ मैं भी था। धीरे धीरे मेरे कानों में आवाजें गूंजने लगीं। हर ट्रक वाला लौट कर नहीं आता। हर साल कोई नया ड्राइवर रास्ता पूरा करता है। अब तेरी बारी है, हरीश। मुझे लगा सब खत्म हो गया। फिर अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं किसी पुराने कैंप के अंदर था। सामने वही बॉक्स रखे थे। उन पर लाल रंग से लिखा था, होम। मैं समझ गया, अब ये ट्रक सिर्फ सामान नहीं ढोता, ये रूहों की यात्रा है। और अब मैं भी इसका हिस्सा हूं। 6 महीने बीत चुके थे। उत्तर पूर्व की उन पहाड़ियों पर अब भी वही सर्द हवा चलती थी, वही मोड़, वही डरावनी खामोशी। पर इस बार लोग किसी नए ट्रक की बातें कर रहे थे। रात को वो ट्रक खुद चलता है। ड्राइवर दिखता है, पर चेहरा साफ नहीं दिखता। कहते हैं वो ट्रक रामनाथ का था। वो ट्रक कोई और नहीं, मैं ही चला रहा था। हाँ, अब मैं भी उसी रास्ते का हिस्सा बन चुका था। ट्रक के हर पार्ट में किसी न किसी की रूह बसी थी। कभी साइलेंसर में बलविंदर की हंसी गूंजती, कभी मिरर में राकेश की झलक दिखती, और हर रात सीट के नीचे से रामनाथ की आवाज आती, धीरे चला, ये मोड़ आखिरी है। अब मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं था। मैं उस ट्रक का ड्राइवर था जो रूहों को मंजिल तक पहुंचाता है। हर रात जब हाईवे खाली होता, तो ट्रक अपने आप स्टार्ट हो जाता। कोई चाबी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस इंजन की गूंज और वो लाल हेडलाइट्स। पहली बार जब मैं फिर से सड़क पर निकला, तो आसमान पर काले बादल थे। बारिश बूंद बूंद गिर रही थी और हवा में वही जानी पहचानी सी सिसकी थी। मेरे सामने वही पुराना रास्ता फैला था, चेन्नई से मणिपुर हाईवे। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की टहनियां झूल रही थीं, जैसे हर डाल मुझे पहचानती हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया।
इंजन गरजा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर मैंने देखा, एक छोटा ट्रक सड़क किनारे खड़ा था और एक जवान लड़का उसकी बोनेट के पास खड़ा मदद मांग रहा था। बारिश में भीग चुका था, कांप रहा था। मैंने हॉर्न बजाया। पुम! वो लड़का दौड़कर मेरी ओर आया। चेहरा मासूम था, आंखों में डर। भाई साहब, लिफ्ट मिल सकती है क्या? मेरा ट्रक बंद हो गया है। मैंने दरवाजा खोला। आ जाओ। वो अंदर बैठ गया। धन्यवाद भाई, मैं मणिपुर जा रहा हूं। मां बीमार है। मेरे दिल में अजीब सी टीस उठी। कभी मैं भी ऐसे ही किसी की कहानी था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मां बीमार है, फिर तो तुझे जरूर पहुंचना होगा। वो बोला, हाँ, पर यह रास्ता बड़ा डरावना है। लोग कहते हैं यहां कोई ट्रक अपने आप चलता है। मैंने शीशे में देखा। पीछे वहीं पुरानी परछाइयां बैठी थीं। रामनाथ, बलविंदर, राकेश, सब मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, हाँ, वो ट्रक अब यहीं चलता है, लेकिन डरने की बात नहीं है बेटा। अब वो किसी को रास्ते में अकेला नहीं छोड़ता। वो लड़का मेरी बात सुनकर थोड़ा चौंका। आपने क्या कहा? मैंने धीरे से मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, अब सो जाओ, सफर लंबा है। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती चली जा रही थीं। बाहर तूफान था, अंदर सन्नाटा। सामने वहीं पुराना बोर्ड नजर आया, वेलकम टू मणिपुर बॉर्डर, और उसके ठीक नीचे किसी ने लाल पेंट से लिखा था, ड्राइव सेफ, सॉल्स हैं, वॉचिंग यू। लड़का हैरान होकर देखने लगा। भाई, ये तो नया बोर्ड है, किसी ने लिखा होगा। मैंने बस कहा, हां, हर साल कोई नया लिख देता है। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ी मोड़ पर चढ़ने लगा। बारिश की बूंदें शीशे पर पड़ रही थीं। वो लड़का नींद में झुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो शांति से सो रहा था। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखा। रामनाथ की आवाज आई, हर साल कोई नया आता है। इंजन की आवाज बढ़ी। ट्रक मोड़ पर मुड़ा और फिर रात की गहराई में गुम हो गया। अगली सुबह लोगों ने सड़क किनारे वहीं ट्रक देखा। इंजन बंद था, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक नोट पड़ा था, हर ड्राइवर लौटता नहीं, कुछ रास्ते खुद ड्राइवर चुन लेते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ट्रक मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं चेन्नई के पास एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। नाम था साई कार्गो मूवर्स। एक दिन कंपनी के मालिक ने बुलाया। बोले, सुनील, एक ट्रक है जो कई सालों से खड़ा है, खरीद लिया है हमने। पुराना है पर इंजन ठीक है, उसे गुवाहाटी तक ले जाना है। मैंने पूछा, कौन सा ट्रक? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वही जो मणिपुर वाले रास्ते से मिला था, रामनाथ वाला। मैंने नाम सुना तो झटका लगा, क्योंकि बचपन से उस ट्रक की कहानी सुनता आया था। लोग कहते थे कि वो ट्रक रात में खुद चलता है, कभी उसमें रोशनी खुद जलती है, कभी उसके हॉर्न की आवाज सुनाई देती है जबकि ट्रक बंद होता है। मालिक ने हंसते हुए कहा, डर मत, ये सब अफवाहें हैं। अब वो हमारा है, कल सुबह रवाना हो जा। मैं हिचकिचाया, पर नौकरी बचाने के लिए मान गया। अगले दिन जब मैं ट्रक देखने गया तो दिल थम गया। वो पुराना टाटा 1613 मॉडल था। रंग उखड़ा हुआ, नंबर प्लेट पर कीचड़ जमी हुई थी। सामने लिखा था, रामनाथ लॉजिस्टिक्स। मैंने दरवाजा खोला। सीट पर अब भी किसी का पुराना जैकेट पड़ा था। डैशबोर्ड पर फटी हुई फोटो, 3 आदमी मुस्कुराते हुए। पीछे लिखा था, सफर अधूरा ना रहे। मैंने गहरी सांस ली। ट्रक चालू किया। धड़ाम! इंजन ने पहली ही कोशिश में आवाज दी, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, चल, देर मत कर। मैंने ट्रक हाईवे पर निकाला। बारिश का मौसम था, हवा में नमी थी। सामने वही रास्ता, चेन्नई से मणिपुर हाईवे। शाम तक सब सामान्य रहा, पर रात होते ही चीजें बदलने लगीं। रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक के बीच से एक आवाज आई, रात लंबी है, सुनील, आंख मत बंद करना। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, पर 2 सेकंड बाद खुद ब खुद चालू हो गया। इस बार किसी की हंसी सुनाई दी, गहरी, भारी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की। मैंने घबराकर शीशे में देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। उसकी आंखें धुंध में चमक रही थीं। मैंने तुरंत ट्रक रोका, पीछे देखा, कोई नहीं। दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। ट्रक के नीचे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तू चला, अब तेरा नंबर है। मैं कांप गया, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी।
मैंने जल्दी जल्दी ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर बाद सड़क सुनसान हो गई। सामने जंगल शुरू हुआ, वही इलाका जिसके बारे में सब कहते थे। यहां से कोई ड्राइवर दोबारा नहीं लौटता। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा, सब अफवाहें हैं। पर तभी अचानक रेडियो फिर बजा। इस बार साफ आवाज थी। सुनील, ब्रेक मत लगाना, वरना नीचे गिर जाएगा। मैंने हैरान होकर देखा। सड़क के किनारे पहाड़ का किनारा टूटा हुआ था। अगर मैं ब्रेक लगाता तो सीधा नीचे खाई में जाता। मैंने तुरंत स्टीयरिंग संभाला। ट्रक किसी अदृश्य हाथ से जैसे सीधा हो गया। मैंने रेडियो की तरफ देखा और धीरे से कहा, कौन है तू? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर जवाब आया, रामनाथ। मेरा गला सूख गया। तू जिंदा है? नहीं, उसने कहा, पर मैं गया भी नहीं। अब ये ट्रक ही मेरा घर है। मैंने डर के मारे ट्रक रोक दिया, पर तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। ट्रक के पीछे के दरवाजे अपने आप खुले। एक ठंडी हवा अंदर भरी। रेडियो में वही आवाज आई, मत रुक सुनील, रास्ता अधूरा ना रह जाए। मैंने ट्रक फिर से चालू किया। अब इंजन खुद अपने आप चलने लगा। मैंने बस स्टीयरिंग पकड़ा था, गाड़ी खुद आगे बढ़ रही थी। जंगल के बीचों बीच पेड़ों की छाया में मैंने देखा, सड़क किनारे 3 परछाइयां खड़ी थीं, रामनाथ, बलविंदर और राकेश। तीनों ने हाथ उठाकर सलाम किया और हवा में गायब हो गए। ट्रक सीधा मणिपुर की ओर बढ़ता रहा। बारिश थम गई, आसमान साफ हुआ, और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, रेडियो ने आखिरी बार कहा, सफर पूरा हुआ। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। मैं नीचे उतरा। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वो फटी फोटो जमीन पर पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और महसूस किया, अब मैं अकेला नहीं था। पीछे से इंजन खुद बंद हो गया और हवा में धीमी आवाज गूंजी, हर सफर किसी के इंतजार से शुरू होता है। मणिपुर पहुंचने के बाद मैं उस रात पहली बार चैन से सोया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। शरीर टूट चुका था, लेकिन मन में अजीब सी राहत थी, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा हो गया हो। मैंने सोचा, अब सब खत्म। अब मैं इस ट्रक को कंपनी में वापस दे दूंगा और नई जिंदगी शुरू करूंगा। पर मुझे क्या पता था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। शाम को मैंने ट्रक लेकर चेन्नई की तरफ वापसी शुरू की। रास्ता वहीं पुराना, पर अब मौसम साफ था। ट्रक बड़ी आसानी से चल रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैंने सोचा, शायद अब सच में सब खत्म हो गया है। 3 दिन बाद मैं ट्रक को लेकर कंपनी के गोडाउन पहुंचा। मालिक वहां खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह सुनील, तू तो कामयाब हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये ट्रक दोबारा चल सकेगा। मैंने सिर झुका दिया और ट्रक की चाबी उनकी तरफ बढ़ाई। उन्होंने कहा, अब तू आराम कर, हम इस ट्रक को यहीं रख देंगे। मैंने हां में सिर हिलाया और घर चला गया। पर उस रात नींद नहीं आई। बार बार कानों में वही आवाज गूंज रही थी, रास्ता अधूरा ना रह जाए। मैंने करवट बदली, पर नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखा, आसमान में बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी। और फिर दूर कहीं से वही हॉर्न सुनाई दिया, पूह। मैं झटके से उठा। वो आवाज गोडाउन की दिशा से आ रही थी। रात के 2:30 बजे थे। मैंने तुरंत बाइक निकाली और गोडाउन पहुंचा। वहां का सिक्योरिटी गार्ड गेट के पास खड़ा कांप रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, साहब, वो ट्रक अपने आप चालू हो गया। मैं दौड़ा अंदर। ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थीं। इंजन खुद ब खुद गरज रहा था। कोई ड्राइवर नहीं, कोई इंसान नहीं। ट्रक हिला और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। गार्ड ने डर के मारे गेट खोल दिया और ट्रक सीधा सड़क पर निकल गया, बिना किसी के चलाए। मैंने पीछा किया। बारिश शुरू हो चुकी थी। ट्रक की लाल टेल लाइट्स अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी रूह का रास्ता दिखा रही हों। मैंने बाइक तेज की और उसके पीछे पीछे गया। कुछ किलोमीटर आगे वही पुराना जंगल शुरू हुआ, वही जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ट्रक वहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे कोई अधूरा काम बाकी हो। सड़क के बीच में पहुंचकर ट्रक अचानक रुक गया। इंजन की आवाज थम गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर झांक कर देखा, ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए।
मैं डरते डरते पास गया, दरवाजा खोला। वो रामनाथ था, चेहरा सफेद, आंखें बंद। वो धीरे से बोला, सुनील, सफर खत्म नहीं हुआ। मैं पीछे हट गया, गला सूख गया। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रखा। अब तेरी बारी है, ये रास्ता कभी खाली नहीं रहता। इतना कहते ही हवा तेज चली, पेड़ झूमने लगे। ट्रक का इंजन फिर से अपने आप चालू हो गया। रामनाथ की आंखें अब खुल चुकी थीं, पर उनमें इंसानियत नहीं थी, बस अंधेरा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जमीन में जैसे जम गए थे। ट्रक की हेडलाइट्स और तेज हुईं, और फिर वो रफ्तार पकड़कर जंगल के अंदर गायब हो गया। जब मैंने होश संभाला तो मैं सड़क के बीच पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, बारिश रुक चुकी थी। ट्रक का कोई निशान नहीं था। मैं घुटनों पर बैठ गया। मेरे हाथ में कुछ था, वही पुरानी फटी फोटो। अब उस पर 4 चेहरे थे, 3 पुराने, रामनाथ, बलविंदर, राकेश और चौथा मेरा। उस सुबह हमारे स्टेशन में फोन की घंटी लगातार बज रही थी। लाइन के उस पार साई कार्गो मूवर्स के मालिक थे। घबराए हुए, कांपती आवाज में बोले, इंस्पेक्टर साहब, हमारा ट्रक गायब हो गया है। मैंने रजिस्टर उठाया और पूछा, कब से गायब है? वो बोला, रात को करीब 2:30 बजे। खुद चल पड़ा, गेट तोड़कर निकल गया। मैं हंसा, खुद चल पड़ा मतलब? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इंजन अपने आप चालू हुआ, किसी के बिना। गार्ड ने सब देखा। मेरे हाथ अपने आप रुक गए, क्योंकि मैं जानता था ये वही ट्रक है जिसके किस्से पूरे दक्षिण भारत में फैले। हैम रामनाथ का ट्रक। मैंने अपनी टीम ली और तुरंत निकल पड़ा। गोडाउन पहुंचे तो गेट टूटा हुआ था। सड़क पर गहरे टायरों के निशान थे, जैसे किसी ने जल्दी में एक्सीलरेटर दबाया हो। गार्ड का बयान लिया। वो कांपते हुए बोला, साहब, ट्रक के अंदर से आवाज आई थी, अब सफर शुरू हुआ है। फिर इंजन चालू हो गया। बिना चाबी के मैंने गहरी सांस ली। मन में कहीं डर था, पर पेशे का तकाजा था, जांच करनी ही थी। हमने ट्रक की जीपीएस ट्रैकिंग खोली। स्क्रीन पर सिग्नल चमका, लोकेशन मणिपुर बेस कैंप। मैंने कहा, क्या बकवास है, वो जगह तो सालों पहले बंद हो चुकी है। टेक्नीशियन बोला, साहब, सिग्नल यहीं से आ रहा है, बार बार रिफ्रेश करने पर भी यही लोकेशन दिखा रहा है। मैंने नक्शा देखा। वो जगह अब किसी भी सड़क से जुड़ी नहीं थी, चारों तरफ जंगल और पहाड़। वहां पहुंचने का एक ही रास्ता था, पुराना चेन्नई से मणिपुर हाईवे। शाम तक तैयारी करके हम निकले। 3 जीपें, 8 पुलिस वाले और मैं खुद। रात होते होते हम उसी जंगल में पहुंच गए जहां लोग जाने से डरते थे। हवा ठंडी थी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कहीं दूर से इंजन की आवाज गूंज रही थी, धीमी पर साफ। हमारे ड्राइवर ने कहा, साहब सुनिए, कोई ट्रक चल रहा है। मैंने इशारा किया, लाइट बंद करो। सारी जीपों की लाइट बंद कर दी गई। अब बस अंधेरा और वो आवाज, धूं धूं धूं। हम आगे बढ़े। कई मिनट बाद पेड़ों के बीच से हेडलाइट की हल्की रोशनी दिखी। ट्रक खड़ा था, वही पुराना मॉडल, नंबर प्लेट आदि मिट चुकी थी। हम धीरे धीरे पास गए। ट्रक का इंजन चल रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर सीट खाली। मैंने कदम बढ़ाया और दरवाजा खोला। ट्रक के अंदर अजीब सर्दी थी, जैसे कोई फ्रीजर के बीच में खड़ा हो। डैशबोर्ड पर एक पुरानी फोटो रखी थी, 4 आदमी, और फोटो के नीचे लिखा था, रामनाथ एंड टीम, नेवर एंडिंग जर्नी। अचानक इंजन जोर से गरजा। हम सब पीछे हटे। ट्रक की हेडलाइट अपने आप ऑन हुई और रेडियो बजने लगा। देवेंद्र, अब तू आया है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मेरे साथी ने चिल्लाकर कहा, साहब चलिए यहां से। पर मैं जड़ बनकर खड़ा था। रेडियो में आवाज दोबारा आई, अब तेरा नंबर है। ट्रक धीरे धीरे खुद चलने लगा। हमने गाड़ियों में बैठकर पीछा किया। वो ट्रक जंगल के अंदर घुस गया, उस तरफ जहां अब कोई रास्ता नहीं था। जीपीएस फिर से देखा, लोकेशन मणिपुर बेस कैंप, सिग्नल स्टेबल। हम वहीं रुके। ट्रक उस पुराने बेस कैंप के बीच जा रुका। अचानक इंजन बंद हुआ और अंधेरे में सब कुछ शांत हो गया। हम आगे बढ़े, पर जैसे ही ट्रक के पास पहुंचे, हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। इंजन फिर से चालू हुआ और ट्रक धीरे धीरे पीछे मुड़ गया, जैसे किसी को सलाम कर रहा हो।
फिर अचानक धमाका, रोशनी की तेज चमक हुई और सब गायब। जब आंखें खुलीं तो वहां न ट्रक था, न कोई आवाज। सिर्फ जमीन पर जली हुई फोटो पड़ी थी। अब उस पर 5 चेहरे थे, 3 पुराने, एक सुनील और एक मेरा। उस रात जब इंस्पेक्टर देवेंद्र और उनकी टीम जंगल की तरफ गई थी तो किसी ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। कंपनी में अफरा तफरी मच गई। हर अखबार की हेडलाइन वही थी, मणिपुर जंगल में पुलिस टीम लापता, ट्रक फिर से गायब। मैं उसी कंपनी में पिछले 15 साल से ड्राइवर था, पर कभी उस रास्ते पर नहीं गया था। लोग कहते थे, रमेश भाई, वो रास्ता भूतों का है, वहां जो जाता है लौटता नहीं। मैं हमेशा हंसकर टाल देता था, पर अंदर कहीं डर जरूर था। कुछ महीने बाद कंपनी बंद हो चुकी थी। मालिक पागल हो गया था, हर रात चिल्लाता, वो ट्रक फिर आएगा, वो लौटेगा। कहते हैं एक रात उसने खुद गोडाउन में फांसी लगा ली। मैंने सोचा अब उस ट्रक की कहानी खत्म हो जाएगी, पर नहीं। बारिश की एक शाम थी। मैं शहर के बाहर अपने घर की बरामदे में बैठा था। आसमान पर बिजली चमक रही थी, हवा में नमी थी। अचानक दूर से एक आवाज आई, पूह। वही हॉर्न, वही आवाज जो सालों से मैं सुनता आया था। मेरा दिल धड़क उठा। मैं बाहर भागा। सड़क के किनारे दूर धुंध में 2 हेडलाइट्स दिखाई दी। वो धीरे धीरे पास आ रही थीं। मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। वो वही ट्रक था। नंबर प्लेट मिट चुकी थी, पर बोनट पर साफ लिखा था, रामनाथ लॉजिस्टिक्स। ट्रक मेरे घर के सामने आकर रुक गया। इंजन चलता रहा, पर अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर साइड का दरवाजा अपने आप खुला। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। मैं कांपते हुए अंदर गया। सीट पर धूल जमी थी, पर सामने डैशबोर्ड पर कुछ रखा था, एक फोटो। अब उस फोटो में 6 चेहरे थे, 3 पुराने ड्राइवर, सुनील, इंस्पेक्टर देवेंद्र और एक धुंधला चेहरा जो शायद मेरा था। मैंने डरते हुए फोटो नीचे रख दी, पर तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। रमेश, अब तेरा नंबर है। मैं ठिठक गया। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई, इंजन गरजने लगा और दरवाजा बंद हो गया। थक, मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। पर अब स्टीयरिंग खुद घूम रहा था। गियर अपने आप लगा। ट्रक सड़क पर लुढ़कने लगा। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर रामनाथ बैठा था, मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में सुनील, राकेश और बाकी सब। रामनाथ ने कहा, डर मत रमेश, अब तू हमारा साथी है। हम सब वहीं जा रहे हैं जहां सबकी मंजिल है, मणिपुर बेस कैंप। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर बेकार। ट्रक तेज रफ्तार से उसी पुराने जंगल की तरफ बढ़ रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़क पर बिजली चमक रही थी। मेरे सामने वही पुराना टूटा, वेलकम टू मणिपुर बेस कैंप। जैसे ही ट्रक उस गेट से अंदर गया, इंजन अपने आप बंद हो गया। सामने सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, सैनिकों की, ड्राइवरों की और पुलिस वालों की। सबके चेहरे फीके, पर आंखों में चमक। रामनाथ आगे बढ़ा और बोला, अब हमारा सफर पूरा हुआ। फिर सब एक साथ हवा में घुल गए। ट्रक की लाइट बुझ गई और मैं अकेला रह गया। चारों तरफ सन्नाटा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिट्टी पर जले हुए टायरों के निशान और एक फोटो जिसमें अब 7 चेहरे थे। मेरा नाम आदित्य मेहता है। मैं चेन्नई से आया एक सिविल इंजीनियर हूं और मुझे हाल ही में सरकार ने एक खास प्रोजेक्ट के लिए भेजा है, मणिपुर बॉर्डर हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश कई बार की गई, पर हर बार कुछ न कुछ हादसा हो जाता था। फाइलें बंद, रिपोर्टें दबा दी जाती थीं और लोग कहते थे, उस जंगल में कुछ ठीक नहीं। मैंने सोचा, ये सब अंधविश्वास होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हमारी टीम में 5 लोग थे, मैं, रवि, मेरे असिस्टेंट, 2 मजदूर और एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम था सूरज सिंह। हमें जंगल के उस पुराने हिस्से में जाकर सड़क के लिए मिट्टी की जांच करनी थी। पहली नजर में सब सामान्य लगा, हरी झाड़ियां, ऊंचे पेड़, चारों तरफ पक्षियों की आवाज। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वातावरण बदलता गया। हवा भारी होने लगी और झींगुरों की आवाज बंद हो गई। सूरज बोला, साहब, ये वही इलाका है जहां पहले ट्रक गायब हुए थे। मैं मुस्कुराया, तुम भी बाकी लोगों की तरह डरपोक हो क्या? चलो, काम करो। करीब 1 किलोमीटर अंदर पहुंचने के बाद
हमें कुछ अजीब दिखा। मिट्टी में जंग लगी हुई धातु झांक रही थी। मैंने खुदाई करवाई। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी और उसके नीचे कुछ उभर आया। एक पुराना ट्रक। टायर आधे मिट्टी में धंसे हुए थे। कांच टूटा हुआ। बोनट पर हल्के अक्षरों में कुछ लिखा था, रामनाथ लॉजिस्टिक्स। मेरे हाथ कांप उठे। मैंने नाम कहीं सुना था, पर कहां? हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो आसानी से खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से हाल ही में छुआ हो। अंदर अब भी ड्राइवर सीट पर धूल जमा थी, पर गियर और स्टीयरिंग बिल्कुल साफ थे, जैसे कोई रोज इस्तेमाल करता हो। रवि ने हंसकर कहा, साहब, लगता है यहां भूत गाड़ी चलाते हैं। मैंने उसे घूरा, बेवकूफी मत करो। फिर मैंने देखा, डैशबोर्ड पर एक फोटो रखी थी। मैंने उसे उठाया। उसमें 7 आदमी थे, सैनिक, ड्राइवर, पुलिस, और सबसे नीचे किसी ने पेंसिल से लिखा था, अगला तू है। मेरा दिल जोर से धड़का। ये किसने लिखा? मैंने रवि से पूछा। वो बोला, साहब, ये तो फोटो में नहीं था जब आपने उठाया था। मैंने फिर फोटो की ओर देखा। अब उसमें 8वां चेहरा जुड़ चुका था। वो मैं था। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा। पूं! हवा में एक सर्द लहर दौड़ गई। सूरज ने डरते हुए बंदूक उठाई। साहब, यहां कुछ सही नहीं है, मैंने कहा। सब ट्रक से दूर हटो। लेकिन गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन से धुआं निकल रहा था, पर वो पुराना ट्रक खुद चलने लगा। कोई ड्राइवर नहीं, कोई हैंडल नहीं, पर वो हमारे चारों ओर घूमने लगा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। रवि ने भागने की कोशिश की, पर तभी ट्रक का पिछला दरवाजा खुला और धुएं से भरा एक हाथ बाहर निकला। उसे खींच लिया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। हम बाकी 3 लोग भागे, पर पीछे से किसी की भारी आवाज आई, माल पहुंचाना बाकी है, कोई नहीं जाएगा। हम सब ठिठक गए। सूरज ने मुड़कर देखा। मैं सुरेश पाटिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूं। हमें आदेश मिला था कि मणिपुर जंगल जोन साइट 47 को सील किया जाए। वो जगह जहां एक पुराना ट्रक बरामद हुआ था और जहां से इंजीनियर आदित्य और उसकी टीम पर हमला हुआ था। सरकार ने वहां हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया था। चारों तरफ तारें, सर्च लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे और दिन रात गश्त लगाते जवान। कागजों में लिखा था, पैरानॉर्मल कंटेनमेंट जोन। मैंने सोचा था, सब अफवाहें हैं, पर पहले ही दिन रात के वक्त कुछ अजीब हुआ। करीब 2:17 सुबह पर कैमरा नंबर 6 में मूवमेंट दिखा। पहले तो लगा कोई जानवर होगा, पर जब झूम किया तो दिखा ट्रक। वही पुराना, जंग लगा, रमनाथ लॉजिस्टिक्स लिखा हुआ ट्रक। वो सीधा साइड के बीचों बीच आकर रुका। इंजन बंद था, पर हेडलाइट जल रही थी। मैंने वायरलेस पर कहा, टीम अल्फा, फौरन गेट 4 पर जाओ, कोई गाड़ी अंदर आई है। जवान दौड़ पड़े, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, ट्रक गायब था। सिर्फ मिट्टी पर टायरों के निशान थे, जो कैमरा की ओर नहीं, बल्कि कैमरे के अंदर तक जा रहे थे। मतलब जैसे ट्रक फुटेज में समा गया हो। हम सब हैरान थे। फिर कमांड रूम में अचानक एक स्क्रीन अपने आप चालू हुई। वो वही फुटेज थी, पर अब लाइव नहीं, बल्कि कोई पुराना रिकॉर्ड। और उस स्क्रीन में दिख रहा था, 3 ट्रक एक साथ जंगल के अंदर जा रहे हैं। पहला ड्राइवर रामनाथ, दूसरा इमरान, तीसरा शंभू, और ट्रक के पीछे सेना की जीप। वो वही मिशन था जो सालों पहले गायब हुआ था। कैमरा रूम में ठंडी हवा चलने लगी। मेरे पास बैठे एक जवान की नाक से खून टपकने लगा। उसने घबराकर कहा, सर, स्क्रीन में जो दिख रहा है उसमें हम भी हैं। मैंने देखा, सचमुच हम सब उसी वीडियो में थे, जैसे कोई हमें भी रिकॉर्ड कर रहा हो। और उसी वक्त स्पीकर से एक फटी आवाज आई, सुरेश, अब तेरा नंबर है। सारे मॉनिटर एक साथ ब्लैंक हो गए। कमरे की लाइट झपकी। फिर बाहर वही हॉर्न गूंजा, पूं। हम सब बाहर भागे, पर गेट 4 के पास वही ट्रक खड़ा था। इंजन से धुआं उठ रहा था। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर की सीट पर फोटो रखी थी। अब उसमें 10 चेहरे थे और 10वां चेहरा मेरा। जवानों ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली, मैं अस्पताल में था। कमांडर ने कहा, साइट 47 पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। उन्होंने मुझे एक थैला दिखाया। उसमें वही फोटो थी, पर अब उसमें सिर्फ एक खाली जगह बची थी।
नीचे लिखा था, मेरा नाम विक्रम दत्ता है। मैं पिछले 10 साल से चेन्नई पोर्ट सिक्योरिटी में काम कर रहा हूं। मेरा काम रात की शिफ्ट में माल ढुलाई वाले ट्रकों की निगरानी करना होता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब रिकॉर्ड में दर्ज होता है। लेकिन वो रात 17 जून की बाकी सब रातों जैसी नहीं थी। करीब 1:45 सुबह पर हमारे सीसीटीवी सिस्टम ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा। सिस्टम ने अपने आप एक पुराना नंबर ट्रेस किया, TN09Z774। एक और स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ, रामनाथ लॉजिस्टिक्स, आगमन डिटेक्टेड। मैंने तुरंत गार्ड को पूछा, ये गाड़ी किसने लॉक की? ऐसा कोई ट्रक हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। गार्ड बोला, सर, ये नंबर तो 2 साल पहले बंद लिस्ट में था। वो ट्रक तो लापता हुआ था। मैंने सोचा कोई सिस्टम गड़बड़ी है, पर तभी गेट 03 की स्क्रीन पर लाइट झपकी और कैमरे में एक ट्रक दिखा, पुराना, मिट्टी में लिपटा हुआ, ऊपर रामनाथ लॉजिस्टिक्स की फीकी लिखावट। वो धीरे धीरे पोर्ट में दाखिल हो रहा था। कोई ड्राइवर नहीं, कोई हेल्पर नहीं, सिर्फ इंजन की कराहती आवाज और हॉर्न की लंबी भयानक गूंज। पूह, मैंने वायरलेस पर बोला, सभी गार्ड्स गेट 3 पर रिपोर्ट करो। 6 लोग वहां पहुंचे, पर किसी ने ट्रक को नहीं छुआ। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक पुराना स्टील का बॉक्स रखा था, जिस पर लिखा था, बेस कैंप मणिपुर, डिलीवर विथआउट डेली। मुझे याद आया, यही वो कार्गो था जो कभी पहुंचा ही नहीं था, रामनाथ की आखिरी यात्रा का माल। मैंने बॉक्स खोलने की कोशिश की। ताला पुराना था, पर आसानी से खुल गया। अंदर सिर्फ एक लॉग बुक, एक मिट्टी से सनी फाइल और एक फोटो थी। उस फोटो में 10 चेहरे थे, सैनिक, ड्राइवर, इंजीनियर और एक धुंधला सा गार्ड। मैंने गौर से देखा, वो गार्ड मैं था। अचानक हवा का झोंका चला और कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। जनरेटर अपने आप चालू हुआ, पर हर कैमरे में सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, वो ट्रक जो अब डॉक 7 की ओर बढ़ रहा था। डॉक 7, जहां से जहाज विदेश भेजे जाते हैं। मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। ट्रक का इंजन अब और तेज था, जैसे किसी मंजिल तक पहुंचना जरूरी हो। मैंने चिल्लाया, रुको, कौन हो तुम? पर जवाब सिर्फ हवा ने दिया, माल पहुंचाना बाकी है। ट्रक रुक गया। दरवाजा धीरे से खुला और धुएं में से रामनाथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, पर आंखें अब काली गहराई जैसी थीं। वो बोला, हमारा काम अधूरा था विक्रम, अब तू भी चल, पोर्ट से आगे का रास्ता दिखा दे। मेरे पैर जम गए, मैं हिल भी नहीं पाया। पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आगे देखा, ट्रक, रामनाथ, सब गायब। सिर्फ डॉक 7 पर गीले टायरों के निशान थे, जो समुद्र के अंदर तक जाते थे। अगली सुबह रिपोर्ट में लिखा गया, पर जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, तो आखिरी फ्रेम में ट्रक नहीं, बल्कि समुद्र के ऊपर तैरती हुई फोटो दिख रही थी। अब उसमें 11 चेहरे थे और नीचे लिखा था, डिलीवरी कंप्लीट। मेरा नाम ली वेई है और मैं सिंगापुर मरीन अथॉरिटी में इंस्पेक्टर के पद पर काम करता हूं। मुझे अपने काम में बहुत कुछ देखने की आदत है, चोरी का माल, अवैध कंटेनर, हादसे। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वो जहाज, एमवी ईस्टर्न स्टार, चेन्नई से सिंगापुर की तरफ आया था। जहाज ने रास्ते में किसी से संपर्क नहीं किया और रेडियो पूरी यात्रा के दौरान नो रिस्पॉन्स दिखा रहा था। जब वो हमारे डॉक पर पहुंचा, तो उसका कप्तान, क्रू, सब गायब थे। सिर्फ इंजन चल रहा था और एक कंटेनर नंबर 47 से अकेला लॉक था। हमारी टीम ने जहाज की तलाशी शुरू की। हर जगह खामोशी थी, बस समुद्र की लहरों की आवाज। कंटेनर 47 सी के पास पहुंचते ही हमारे सेंसर में अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आने लगे, जैसे कोई पुरानी मशीन अब भी चल रही हो। मैंने लॉक तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक पुराना भारतीय ट्रक खड़ा था। मैं चौंक गया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ट्रक बिल्कुल साफ, चमकता हुआ था, जैसे उसे अभी अभी धुला गया हो। टायरों पर भी मिट्टी नहीं थी। हम सबको लगा कोई स्मगलिंग केस है। मैंने ट्रक के दरवाजे पर हाथ रखा, वो अपने आप खुल गया। अंदर की हवा ठंडी थी, जैसे किसी फ्रीजर से निकल रही हो। डैशबोर्ड पर एक लॉगबुक रखी थी,
और एक फोटो जिस पर लिखा था जर्नी कंप्लीट बट द रोड नेवर एंड्स। मैंने फोटो उठाई। उसमें 11 चेहरे थे, ड्राइवर, पुलिस, इंजीनियर, सिक्योरिटी और अब एक नया चेहरा भी, मेरा। मेरे साथियों ने कहा, सर, ये क्या है? आप फोटो में कैसे? मैंने हंसने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। उसी वक्त ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। कंटेनर के अंदर धुआं भर गया और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जहाज के अंदर से बाहर, डॉक की तरफ। हम सब पीछे हटे, पर ट्रक अपने आप रैंप से नीचे उतरा और डॉक के किनारे जा रुका। उसकी हेडलाइट्स सीधे मेरे चेहरे पर पड़ीं। फिर एक आवाज आई, लीवेई, माल का रास्ता अब तुम्हारे जरिए खुलेगा। मैंने पिस्तौल निकाली, पर तभी हवा में तेज सर्दी भर गई। मेरा शरीर जमने लगा। आसमान में बिजली कौंधी और ट्रक के पीछे समुद्र की लहरें उफनने लगीं। और फिर वो ट्रक धीरे धीरे समुद्र में उतर गया। पानी के अंदर गायब होने तक उसकी हेडलाइट्स जलती रहीं और हॉर्न की गूंज आसमान तक फैल गई। पूह! लेकिन उस रात के बाद हर बार जब पोर्ट पर कोई भारतीय जहाज आता है, रात के 3 बजे के बाद गेट 6 पर वही हॉर्न सुनाई देता है। लोग कहते हैं, वो ट्रक अभी भी चल रहा है, बस अब रास्ता समुंदर के नीचे।